नमस्कार। आज हमारा ये पहला पॉडकास्ट और वीडियो है और इस पॉडकास्ट को बनाने के पीछे हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत कर रही है। सबसे पहले हमने ये सोचा जिस पॉडकास्ट को क्यों नहीं हम योग के क्षेत्र के लोग हैं, क्यों नहीं हम योग से शुरू करें, क्योंकि योग जीवन जीने की एक कला के रूप में भी जाना जाता है। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत हैं जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के वरिष्ठ योग चिकित्सक भी हैं और योग के एक महान हस्ती भी हैं, जो योग में क्या क्या बारीकियां हैं और किस रूप से योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनके सैकड़ों नहीं, हजारों से भी ज्यादा छात्र उनके अभिभाषण से, उनके वक्तव्य से ज्ञान प्राप्त किए हैं और आज योग के क्षेत्र में बहुत ऊंची ऊंची जगह पे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंचे हैं। तो ऐसे में हम आपका परिचय कराते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के वरिष्ठ योग चिकित्सक डॉक्टर विनय भारती सर से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर हम लोग पॉडकास्ट को आगे शुरू करें क्योंकि हमारा ये पहला था, तो इसमें हम सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं जो आप अपने जीवन में योग कब से अपनाए और योग अपनाने के बाद कैसे, क्योंकि आपका जो इतिहास है, बीएचयू से पढ़ाई किए, बीएचयू के बाद आपने लॉ भी किया, फिर योग में भी आप हैं, तो फिर कंटिन्यू आप उन सारे क्षेत्रों को छोड़ के फिर योग में कैसे आ गए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई योग के इस पुनीत कार्य के लिए, एक अच्छे पॉडकास्ट प्रसारण की तैयारी जो आपने की है और योग की बात जन जन तक पहुंचाने का जो आपने वीणा और संकल्प लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जिस प्रश्न को आपने रेखांकित किया है, निश्चित रूप से इस योग यात्रा में यदि मैं बचपन के दिनों को याद करूं तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में ही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को योग से जुड़ा देखा और उनसे बहुत चीज़ें सीखी। लेकिन औपचारिक शुरुआत इसकी हमारे जो एक रिलेटिव जीजा जी के जो बड़े भाई थे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, वो व्यक्तिगत रूप से योग के बड़े अच्छे साधक थे और जब भी घर पर हम लोग के यहाँ मिलने आते थे तो योग की बहुत सी क्रियाएं वो करके दिखाते थे और हम लोग को ये कहते थे एक चुनौती कि क्या आप ऐसा कर लोगे। उन क्रियाओं को आज हम लोग नाम से जानते हैं, तब हम लोग के लिए एक रहस्य था और एक कौतूहल था। जैसे वो कुंजल क्रिया करते थे, ढेर सारा पानी पी के वमन करना, तो वो कहते थे कि क्या आप ऐसे कर लोगे। फिर वो जल नीति जिसे हम कहते हैं, वो जल नीति का अभ्यास करते थे और ऐसे कुछ सेलेक्टिव आसनों का, जो थोड़े थोड़े कठिन आसन भी कहे जाते हैं, जिसमें शीर्षासन आदि भी है, तो वो अभ्यासी थी। तो ये सारी चीजें वो नाम के साथ नहीं बताते थे, लेकिन वो करके कहते थे कि क्या आप ऐसा कर लोगे। तो हम लोग को बड़ा कौतूहल रहता था और बाल मन था ना, तो चुनौती स्वीकार आसानी से करता था। तो वहां से हम लोग इस तरफ ज्यादा प्रेरित हुए और पहली योग प्रतियोगिता उन्हीं की देखरेख में हमने फाइट की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वो 1982 की बात है। तो तब से मेरी योग यात्रा आरंभ हो गई। बाद में मैं रेलवे कैंपस बनारस में पला बड़ा हूँ। वहाँ मेरे एक शिक्षक स्वर्गीय कबलेश्वर जी आए और योग की विधिवत शुरुआत उन्होंने कराई, अच्छा प्रशिक्षण दिया। विद्यालय कार्यक्रम जो एनुअल डे होता था, उसमें हम सभी योग के एक अच्छे ग्रुप डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी करते थे और वो बार बार हर साल एक अच्छा इवेंट होता था। तो उससे भी मैं बहुत प्रभावित रहा और वहां से योग यात्रा आरंभ हो गई। तो ऐसा माना जाए जो आप उत्साह, मतलब आप कौतूहल, एक जानने की इच्छा से आपने इसकी शुरुआत तो किया, बाद में उसे अपने जीवन में रोजगार के रूप में भी अपना लिया। जी, ये भी एक बड़ा एक संयोग है, मैं इसको संयोग कहता हूँ, क्योंकि ये भी एक बात है कि योग में रोजगार उतने नहीं है जितना दूसरे विषयों में है। और चूंकि शैक्षणिक पृष्ठभूमि मेरी थोड़ी सी अलग ही चल रही थी, लेकिन रुझान योग था और योग प्रतियोगिताओं के माध्यम से मैं प्रतिवर्ष कोई न कोई स्टेट चैंपियनशिप में तो मेडल पक्का ही रहता था, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी कई मेडल प्राप्त हुए और नेशनल कोच, नेशनल जूरी, नेशनल मेंबर, ये सारी प्रक्रियाएं पढ़ाई के साथ साथ चल रही थी। तो समय के साथ साथ क्या हुआ कि जब मैं बीएचयू से एलएलएम का स्टूडेंट था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, उस समय विशेष में योग का एक सरकारी संस्थान था जिसका नाम था सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर योग। वहां पर एक वैकेंसी आई थी योग इंस्ट्रक्टर ग्रेड ए की,
और वो मुझे अपने नोन लोगों से पता चली और उस फॉर्म को मैंने यूं ही भर दिया था और मुझे अंदेशा भी नहीं था कि इस पोस्ट पर आगे क्या होने वाला है, और वही मेरा कैरियर बना। मैं उसमें चयनित हुआ और पूरे भारतवर्ष से आए लोगों के बीच में ये अवसर मुझे मिला और तब से प्रभु की ऐसी कृपा कि उसी प्रोफेशन में आज तक विद्यमान। नहीं, एक बात इसमें हम और करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप 1982 की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय योग का एक स्वर्णिम उदय का काल था, जिस समय दूसरे पक्ष जब आप देखेंगे, दिल्ली की सत्ता की तरफ देखेंगे, तो वहां पे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का एक बड़ा एक प्रभाव उस समय एक योगी, एक विशेष योगी के रूप में वो जाने जाते थे जी। तो फिर उनसे कोई इस तरह का नाता कभी ऐसा रहा? जैसे योग अभ्यास प्रतियोगिताओं में हम लोग करते थे तो योग अभ्यास के प्रति रुझान था मेरा, और तब मुझे याद है छात्र जीवन में योग में जितने भी लोग काम करते थे ना, उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग जुड़े का मतलब, यदि सीधे तौर से नहीं मिल पाए तो उनके बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते जानते थे। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के बारे में मुझे इतना ज्ञान था कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सरकारी तंत्र के साथ जुड़ करके और योग के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब स्वामी जी हम सभी के बीच में नहीं रहे और वो विमान दुर्घटना के माध्यम से जब ये घटना घटी थी, तो हम सभी मित्रों ने इकट्ठा होकर के एक शोक और श्रद्धांजलि सभा की थी और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उस समय कि योग के महत्वपूर्ण स्तंभ हम सभी के बीच में नहीं रहे। तो बड़ा हम लोगों ने मतलब स्वामी जी को उस रूप में साक्षात रूप से मैंने कभी जीवन में उन्हें देखा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से अनुभव किया। तो क्या स्वामी जी का जो उस समय जो एक प्रभाव था, ये इससे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नहीं जानता था जी। उस समय और वर्तमान की जो आप स्थिति देख रहे हैं, वर्तमान में योग की जो उतार और चढ़ाव किसी से छुपा नहीं है। वर्तमान में हमारी एक परंपरा है, जो सरकारी स्तर पे जितना काम होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर जितने भी योग के अलग अलग लोग हैं उनकी अलग अलग स्कूल ऑफ योगा चला रहे हैं और वो अपने अपने ट्रस्ट और अपने अपने माध्यम से काम किसी न किसी रूप से काम कर रहे हैं। तो ऐसा एज ए योग प्रैक्टिशनर, एज ए योग क्षेत्र में काम करने वाला, ऐसा आपको नहीं लग रहा है जो स्वामी जी की आज कमी सबसे ज्यादा खल रही है? निश्चित रूप से आपने हम सभी के उस भाव को एक बार फिर थोड़ा कुरेद दिया है। ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है और आज के समय में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जितने प्रासंगिक पहले थे ना, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, बल्कि उससे ज्यादा हैं। और उसकी वजह आपको ये बताऊं कि जब स्वामी जी नहीं रहे तब प्रारब्ध ने मुझे खींच करके उसी संस्थान का हिस्सा बनाया जिसको उन्होंने स्थापित किया था। और योग में देखिए बहुत बड़े बड़े योग गुरु हुए हैं भारतवर्ष में, यदि अर्वाचीन या आधुनिक समय में भी बात करें, और स्वामी जी उन लोगों से कई मायने में अलग थे। विशेष रूप से इस मायने में सबने अपनी संस्थाएं बनाई, व्यक्तिगत संस्था या ट्रस्ट बनाया और उस संस्था को ही बढ़ाने में पूरा जीवन लगा दिया। जबकि स्वामी जी भी चाहते तो उनके लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध थे। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ को से हट करके सर्व परमार्थ की भावना से सरकारी तंत्र के साथ जुड़ करके जो कार्य किया है, वैसा वह अद्वितीय है। उनके मुकाबले कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व मुझे सीधे तौर से नहीं दिखाई देता जो सरकारी तंत्र के साथ जुड़ करके योग के प्रचार प्रसार के साथ साथ योग में इतने रोजगार की व्यवस्था। 80 का दशक मुझे अच्छी तरह से याद है, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन और दिल्ली प्रशासन में जैसे बाकी विषय के प्रशिक्षक या टीचर नियुक्त होते थे, योग के भी अध्यापकों की नियुक्ति हुई और आज उसमें से काफी लोग रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने के कगार पर हैं। तो स्वामी जी का ये जो प्रयास है, जो रोजगार का है, जो योग के प्रशिक्षण का है, जो योग के चिकित्सा का है, और मुझे याद है मैं जब एक रिपोर्ट के थ्रू मतलब जा रहा था, देख रहा था, तो स्वामी जी ने 1989 में छपी स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, उसमें 13 वर्ष का डाटा दिया हुआ है। तो 13 वर्ष में उन्होंने 13 लाख लोगों को योग सिखाया और एक ऐसा अस्पताल भी उन्होंने बनाया था जो संस्थान परिसर में था और वर्तमान में नहीं है समय के परिवर्तन के साथ, जिसमें उन 13 साल में 3000 लोग रह करके आवासीय चिकित्सा का लाभ ले चुके थे और लगभग 50,000 लोग ओपीडी में आके विभिन्न बीमारियों से मुक्त हुए योग अभ्यास से। इतना बड़ा पुरुषार्थ और सरकारी तंत्र के साथ
स्वामी जी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। तो 80 में जिस हिसाब से स्वामी जी ने किया, वर्तमान समय में आप ही का कथन है जो उस प्रकार से वो प्रयास किसी और ने उस लेवल पे नहीं किया। सबने किया होगा छोटे मोटे लेवल पे, अपने स्तर पे किया। आज जब हम दूसरे क्षेत्र में आते हैं, मतलब योग के ही दूसरे भाग को अगर हम लें, आम जनता योग को क्यों अपनाए, एक सबसे पहला सवाल है, बुनियादी सवाल है। दूसरी बातें हैं, योग को अगर अपनाए तो कैसे अपनाए, क्योंकि आज की डेट में यह है जो जिसको योग खुद नहीं आता है, जो खुद ही हाथ पैर 2-4 आसन कर लिया, वो सबसे बड़ा योगी हो रहा है। योग के जो सिद्धांत हैं, जहां तक, क्योंकि मैं भी योग में रहा, योग के जो सिद्धांत हैं उसमें केवल हम क्योंकि आसनों तक सीमित हो गए, योग तो खत्म हो गया, जो योग का पूरा रूप है वो तो खत्म हमने कर लिया, केवल आसन तक सीमित कर लिया। ऐसे में आम जनता उस योग को कैसे एक्सेप्ट करे, कैसे उसको अपने जीवन में उतारे जो उनकी जिंदगी और अच्छी हो जाए। क्योंकि वर्तमान समय में कोविड जैसे हमने एक भयानक बीमारियों से हम ग्रसित रहे हैं, और आगे भी आने वाले समय में पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारियां आए। उसी कोविड के समय में भी हमारा सौभाग्य रहा जो हम लोग योग के माध्यम से काम किए और बहुत सारे लोगों को योग का बेनिफिट मिला। पूरी दुनिया मकरासन का चर्चा नहीं कर रही है, प्रोन पोज की चर्चा कर रही है, लेकिन मकरासन का चर्चा इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि योग भारत का एक अंग है, भारत के यहां पला बढ़ा है। प्रोन पोज के नाम से पूरी दुनिया डंका पीट रही थी, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा जो यह मकरासन है। और हम योग वाले भी उसको अपनी बातें रखने में बहुत हद तक सफल ना हो सके। तो ऐसी स्थिति में आम लोग कैसे योग को अपनाएं जो वो अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। 2-3 बातें आपने बड़ी विशेष रूप से रेखांकित की हैं और वो आज के समय पर उस पर चर्चा बड़ी जरूरी है। पहली बात आपने ये जो बताई कि वर्तमान समय में योग करने के लिए लोग लालायित भी हैं, इच्छुक भी हैं और उनकी जरूरत भी है। सवाल ये है कि वो क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं और क्यों करें, ये तो प्रश्न है ही। अभी क्या है, स्वामी जी के पश्चात मैं इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव करता हूँ कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, जिसका पूर्व नाम केंद्रीय योग अनुसंधान संस्थान था, और स्वामी जी द्वारा स्थापित विश्वायतन योगाश्रम, बिल्कुल, तो ये 1998 में ये नाम परिवर्तित होकर के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नाम पड़ा। और अभी भी संस्थान में स्वामी जी द्वारा स्थापित की गई योग क्रियाओं का अनवरत अभ्यास जारी है। तो उस राष्ट्रीय योग संस्थान जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन है, उसके द्वारा लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सवाल ये है कि योग क्यों जरूरी है। आज के समय में यदि हम देखें तो आपाधापी, भाग दौड़, जीवन शैली, ये सब कुछ में इतना परिवर्तन हुआ है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं बीमारी के ज्यादा नजदीक है। और महानगरों में तो ऐसा प्रकोप है कि हर दूसरा व्यक्ति ही कोई न कोई बीमारी से ग्रसित और परेशान है, चाहे वो शारीरिक व्याधि हो अथवा मानसिक व्याधि। तनाव, चिंता, क्रोध, जिसे हम एक मानसिक परेशानी समझते हैं, वस्तुतः यदि लंबे समय रुक जाए तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। बिल्कुल। और जब मन खराब तो शरीर खराब होते ज्यादा समय नहीं लगता। तो इसलिए भी हमें योग का अभ्यास करना है, क्योंकि योग परम औषधि है। बहुत से प्रयास किए गए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। इसमें स्वामी रामदेव जी का भी अभूतपूर्व योगदान है, लोगों को उन्होंने जागरूक किया है। लेकिन निश्चित रूप से उनका प्रयास जनमानस को सामूहिक रूप से है। चिकित्सा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो कुछ एक संस्थान है, जैसे कैवल्य धाम है, और जैसे स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, दूसरे संस्थान भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकारी मुहिम पर इस लोगों को जोड़ना और उनको योग सिखाना और सटीक रूप से योग को सही मायने में सिखाना, जनमानस को प्रेरित करना, ये जो बात है वो स्वामी जी के बाद यदि दूसरा प्रयास यदि कोई हुआ है तो मेरे जो समझ से ये लगता है कि ये प्रयास पंजाब सरकार के अधीन देख रेख में और CMD योगशाला कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहा है। ये अलग बात है कि इसकी शुरुआत दिल्ली में हो चुकी थी, लेकिन वो दिल्ली की शुरुआत अपने अनंतिम परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकी, अनेक कारणों से उसको बीच में रुकना पड़ा। किंतु इन दोनों कार्यक्रमों में 2 व्यक्तित्व ऐसे हैं जो विशेष रूप से इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं और एक विशेष प्रयोजन और अच्छी मनस्थिति से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। लेकिन सर उसमें मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जहां तक आपने दिल्ली की चर्चा छेड़ा,
तो जब दिल्ली में, क्योंकि शुरुआत में किसी को पता ही नहीं था जो ये कार्यक्रम शुरू होगा, तो जब एज ए योग क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, योग के जब हम साधक हैं, तो हमें दिल्ली में जैसे अपनी योग, दिल्ली की योगशाला नाम की कार्यक्रम था, क्योंकि मैं उसका पार्ट रहा हूं, तो दिल्ली की योगशाला जब शुरुआत हुई, तो क्योंकि आपके पास योग के बच्चे भी आते थे, आपके पास योग के साधक भी आते हैं, और आपके पास अलग अलग लोगों का एक फीडबैक भी आता है। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तब लोगों का क्या फीडबैक था? देखिए, दिल्ली की योगशाला के माध्यम से जो शुरुआत हुई निश्चित रूप से प्रशंसनीय थी, और बतौर योग प्रोफेशनल मैं उसका स्वागत तब भी किया था, आज भी उसकी सराहना करता हूं। और ऐसे हर कार्यक्रम, बात दिल्ली की नहीं, देश के किसी भी प्रांत में इस तरह की शुरुआत होगी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी हो, यदि योग की बात होगी मैं सदैव उसके साथ हूं। और ये शुरुआत दिल्ली द्वारा की गई, और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मुझे याद है। मैं एक बार फिर कहता हूं, जो भी योग की बात करेगा हम उसके साथ हैं। और दिल्ली की योगशाला जब शुरू हुई तो वहां पर एक नवीन प्रयोग हुआ, और मैं उस प्रयोग का साक्षी बना, क्योंकि उस प्रयोग में विशेष रूप से जो मैं पिछली बात कह रहा था उसको आगे पूरा कर ही देता हूं, कि आप श्री कमलेश मिश्र जी और श्री अमरेश झा जी, ये दो ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्वामी जी द्वारा स्थापित संस्थान से ही पढ़े लिखे हैं, उनकी परंपरा से जुड़े हैं, और उसके पूरे योग के उस सिद्धांत और मर्म को जानते हैं। इसलिए उन्होंने योग को जिया है, और वही वो उनकी जो मंशा है कि वही योग संपूर्ण समाज में प्रसारित हो, क्योंकि योग के नाम पर जितना विकास हुआ उतनी भ्रांति भी हुई है। योग के नाम पर कुछ भी कराने की जो प्रक्रिया है, हम सभी उससे बहुत प्रभावित हुए हैं। योग को नुकसान है, योग को नुकसान है, और ये हम सभी का दायित्व है कि उसको हम करेक्ट करें। और योग की जो ये जो मुहिम आप द्वारा चलाई गई दिल्ली में भी, उसका भी यही प्रयोजन था, और मैं उसका साक्षी रह के मैंने देखा लोगों ने स्वागत किया उस कार्यक्रम को। पूरे दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर लोगों ने इसको मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बहुत से पार्टी से ऊपर लाइन पे आके लोगों, पार्टी लाइन से ऊपर, किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ उनका संबंध हो, उनका व्यक्तिगत संबंध अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य ऐसी चीज है, और योग से जहाँ ड्रगलेस थेरेपी, जब हम कोई उनको दवा नहीं देते, कोई औषधि नहीं देते, ये शरीर ही ऐसा रिस्पॉन्ड करने लगता है कि हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो लोगों ने बड़ा सराहा था इसको। मुझे दिल्ली की एक घटना याद आ रही थी। द्वारका के आसपास हमारे एक ट्रेनर हीराकांत जी हुआ करते थे। उन्होंने कहा, सर एक बार आप आइएगा। हमने कहा क्या हुआ? सर एक कैंसर के पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने कहा है जो 3 महीने के आसपास जो है आप अंतिम ही समय है, और आप जाओ सेवा वेवा करो। उनके बच्चे को कहा, उनके बच्चे दिल्ली में रहते थे, वो झारखंड के निवासी थे, और दिल्ली में उन्होंने हमारे दिल्ली की योगशाला की जो कार्यक्रम उस समय चलती थी उसके सहभागी बने। वो करीब 7-8 महीने तक लगातार उस प्रोग्राम के हिस्सा रहे। बाद में जब वो जाने लगे और अपना उन्होंने फीडबैक भी लिखा, जो डॉक्टर ने मुझे तो कहा 3 महीने जियोगे, देखो मैं तो कितने दिन जी गया। मतलब योग से जो एक मानसिक स्तर पे जो मजबूती होनी चाहिए, और जो बाकी जो बेनिफिट है वो तो है। तो लोगों का तो रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव था। ऐसे हजारों उदाहरण है, और जिसका मतलब हम सभी उसको हमने देखा है। लेकिन जब योग का यह कार्यक्रम राजनीतिक कारण से बंद हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं उसका पार्ट का उस प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूं। तो जब ये बंद हुआ तो लोगों के बीच में ये क्या था, लोग क्या इसको किस रूप से इसको देख रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने उस लेवल पे देखा है। और दूसरा, रोजगारिक स्तर पे भी लोग, जो योग में लोग थे उन पे भी हानि हुई है। तीसरा, जो योग के लोग जो एक बड़ी उम्मीद से दिल्ली की योगशाला को देख रहे थे, योग कम्युनिटी में, क्योंकि मुझे सैकड़ों लोगों का फोन आता था, कमलेश बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, लेकिन इस योग को ये बंद मत करना, इसको इसी रूप में चलाना, और ये केवल एक स्टेट तक सीमित ना हो, ये पूरे भारत के अन्य हिस्सों में भी प्रयास करो, और जो हम लोगों की सहयोग होगा हम लोग करेंगे। कई लोगों ने प्रयास किया, और उसके बाद कई सारे लोगों ने अलग अलग स्टेट में प्रयास भी किया। ऐसा नहीं सफल नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन प्रयास किया। तो जब यह बंद हुआ, राजनीतिक षड्यंत्र था, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब यह बंद हुआ उसके बाद आपके पास क्या रिस्पॉन्स आया? जब ये शुरू हुआ तब सब में हर्ष था, और लोग इस बात को लेके बहुत आशान्वित थे, और होना भी चाहिए। योग प्रोफेशन में यदि कुछ इस तरह की नई शुरुआत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्थान में भी राष्ट्रीय योग संस्थान है, बहुत से एकेडमिक कोर्स हम सभी चलाते हैं, बहुत से बच्चे भारतवर्ष के अलग अलग कोने से आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन उनके रोजगार के संबंध में बहुत सी नीतियाँ
उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है या उनके रोजगार के उतने अवसर नहीं है जितने संख्या में बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो ये तो एक चुनौती है ही सरकार के समक्ष में। ऐसे में कहते हैं कि रेगिस्तान में यदि बारिश की कुछ बूंदें हो जाएं तो वो भी बड़ा राहत का काम करती हैं। और दिल्ली की योगशाला ऐसा ही प्रयास था। वहाँ पे योग प्रोफेशनल को रोजगार भी मिला। और मुझे याद है जिस तरह का फीडबैक मिला कि इंटरव्यू सेशन में कितनी बड़ी भीड़ लगती थी, लंबे लोगों का ढेर सारी संख्या में आवेदन आते थे, और जिस तरीके से उसमें कुछ लोगों को रोजगार के अवसर मिले वो बाकी लोगों के लिए बड़ा प्रेरणा हुई। बिल्कुल। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा था और एक उम्मीद जगी कि जिस प्रकार से एक रोल मॉडल दिल्ली बन रही है अब पूरा देश बनेगा। बिल्कुल। तो ये एक अभिलाषा प्रसन्नता थी। साधक के तौर पर क्या बात थी? साधक के तौर पर हम लोगों ने ये देखा कि साधकों में एक नवीन उत्साह हुआ, क्योंकि क्या है, हर व्यक्ति दवाइयों से दूर रह करके कुछ इस तरह का अभ्यास करना चाहता है जिस अभ्यास में वो दवाइयों से मुक्त जीवन, स्वस्थ जीवन जी सके। योग उसका परम औषधि है। और आपने जो लोगों तक अपनी रीच बढ़ाई, आप मेरे संस्थान में आइए, इससे बेहतर मैं आपके नजदीक पहुंच रहा हूं। ये जो पार्कों में प्रशिक्षण दिया गया ये काबिले तारीफ था और उसकी कमी आज भी अखरती है। तो उसी दरअसल जब बंद हुआ था तो उसके बाद क्योंकि इस कार्यक्रम का जो मेन जो उद्देश्य जिसने इसको आगे बढ़ाया था वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये चीजें चली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद ये हुआ जब पंजाब में भी इस तरह के कार्यक्रम को लागू किया जाए, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब ने आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहा है, क्योंकि ये एक काफी लंबा हमारा सेशन भी हो जाएगा, क्योंकि हम आज बहुत सारे चीजों पे बात करना चाह रहे थे। अब हमारा एक चीज कहीं ना कहीं हमारा छूट गया, जो नए बच्चे हैं वो योग में क्यों आए? पहला, अगर योग में आएंगे तो उनको रोजगार के क्या इतने अवसर प्राप्त हैं? क्योंकि आपने कुछ देर पहले ही कहा जब दिल्ली की योगशाला या सीएम योगशाला से रिलेटेड चीजें आई है तो लोगों में तो रोजगार बढ़ा, लेकिन पूरे देश में तो यह लागू हो नहीं पा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक असंतोष है। राजनीतिक में वो कैपेबल नहीं है जो वो योग को खुले मन से स्वागत करे। उनको कहिए जो अगर आपको हजारों करोड़ की अगर मेडिसिन चाहिए तो 2 मिनट में आ जाएगा, लेकिन अगर उन्हें कहीं योग में 5 करोड़ का खर्चा है तो नहीं करेंगे। तो ऐसे में बच्चे इस फील्ड को कैसे चुने और क्यों चुने? आप क्या सलाह देंगे उनको? देखिए, आप एक उम्मीद की किरण की तरह एक आपका जो प्रयास है वो है। सभी बच्चे, जब रोजगार की बात होती है तो इस समय वर्तमान स्थिति में सभी का ध्यान पंजाब की ओर जाता है, और पंजाब में जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं निश्चित रूप से रोजगार की एक संभावना क्रिएट करता। मैं सभी सरकार और राजनीतिक दलों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार हम कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर कोई राजनीति नहीं होती, जिन पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, उससे ऊपर उठ करके कार्य करते हैं। योग ऐसा ही विषय है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप तो आपसे कई बार चर्चा हुई, आप सहज तैयार रहते हैं। कोई भी स्टेट यदि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहे अपनी सेवाएं देने को बिल्कुल तैयार है। तो मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि सभी सरकारों को इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए और योग को सभी जगह लागू करने से 2 फायदा। एक तो ये कि स्वास्थ्य स्तर बढ़ेगा, नशा मुक्ति होगी, उत्तम जीवन जिएंगे, और जो चिकित्सा पद्धतियां दूसरी हैं उसका लोड कम होगा। ये भी तो देखिए कि एक चिकित्सक के पास कितने लोग आते हैं, तो लोड भी कम होगा। इस तरीके से हम योग को बढ़ा सकते हैं और आप लोगों से उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़े हैं, तो बाकी लोगों को मार्गदर्शन दें और नई पीढ़ी भी तैयार करें जो इस क्षेत्र में अन्य राज्यों में भी प्रयास करें। लेकिन एक चीज और है, थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है आप उसको स्किप करें या क्योंकि कुछ बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। 2014 से एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास इंटरनेशनल योगा डे के रूप में हुआ, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे भारत सरकार का ही पार्ट उस समय हुआ करता था। 2014 से जब प्रयास हुआ तो 2015 में इंटरनेशनल योगा डे हम लोगों ने मनाया, लेकिन यह दुर्भाग्य क्या बात है जो 2015 के बाद 2015 में एक संस्थान जिससे मैं संबद्ध रहा उसकी 7 ओपीडी चलती थी और आज 2024 है उसकी 4 ओपीडी चल रही है। तो 2014 से पहले जो रोजगार की स्थिति थी भारत सरकार लेवल पे या पूरे अन्य राज्यों पे लेवल पे, केवल 1-2 राज्य अभी छोड़ दीजिए जो एक नया इनोवेशन कर रही है, तो उसमें उस समय 2015 और 2015 के बाद आपको क्या चेंज लगा?
देखिए, जैसा आपने कहा वो बात सही है कि मैं इस पर बहुत आधिकारिक टिप्पणी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी सरकारी तंत्र का ही हिस्सा हूँ। बिल्कुल। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए तो स्वतंत्र हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि निश्चित रूप से 2015 से योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, ये तो तय बात है, इससे कोई नकार नहीं सकता। और वो प्रतिवर्ष हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पुरुषार्थ से ये कार्य पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, ये उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन किसी मुहिम को शुरू करना और उसको और आगे प्रसारित करना, उसमें नए आयाम जोड़ना, ये भी तो बड़ा जरूरी बात है। तो राष्ट्रीय योग संस्थान कार्य कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी क्षमताओं के साथ से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं बतौर योग प्रोफेशनल, जो आप काम कर रहे हैं उसी मुहिम को आप भी आगे बढ़ा रहे हैं, मैं बाकी लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि इस कार्य को और बड़े लेवल नहीं, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इस फील्ड में अब कई वर्षों हो गया, तो मुझे लगता है भारत सरकार के लिए सभी राज्यों को में ये इस तरह का कार्यक्रम जो पंजाब और दिल्ली ने जो किया, वो करना भारत सरकार के लिए 1 मिनट का काम है। और उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज वर्तमान स्थिति में हर जितने भी योग के बच्चे हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, 15 में एक उत्साह के साथ सभी ने इसका स्वागत किया, चाहे वो साधक हो और चाहे वो रोजगार कर रहे हो, दोनों ने स्वागत किया। लेकिन 15 के बाद जब रोजगार के अवसर निचले स्तर पे नहीं हो पाया, जैसे स्कूलों में योग का ये चीजें होना था वो नहीं हो पाया, जैसे हॉस्पिटल के अंदर योगा थेरेपी यूनिट का स्टार्ट करना था वो नहीं हो पाया, या पब्लिक लेवल पे जो कार्यक्रम जो नियमित रूप से होना चाहिए वो केवल और केवल एक दिन के लिए वो सीमित रह गया। आपकी जो बात है वो बात को मैं इस तरीके से कह सकता हूं, या इस तरीके से मैं समझता हूं, दोनों एक ही बात है। योग का प्रचार प्रसार करना और करते रहना और रोजगार क्रिएट करना, दोनों एक ही बात है। क्योंकि बिना रोजगार क्रिएट किए हम उसको लंबे समय तक मुहिम नहीं बना सकते, सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। इसलिए रोजगार उससे जुड़ी बात है। मैं एक बार फिर यही सरकारी तंत्र में जो भी उसके लिए जिम्मेवार जो लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, मैं उन सभी सक्षम लोगों से ये जरूर निवेदन करता हूं बतौर योग प्रोफेशनल कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक नीति बनाए। और सभी सरकारों को इकट्ठे बैठ करके हम बहुत सी मीटिंग ऐसे करते ही हैं, बिल्कुल, और सरकार भी इस दिशा में जो चीजें सर्व उपयोगी हो, सर्व कल्याणकारी हो, और उनके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, जैसे दूसरे विषय में पढ़ते हैं ना, तो उसके अध्यापक नीतिगत रूप से जब वो कोई चीज एक पॉलिसी बन जाती है, नीति बन जाती है, तो क्या आप क्या आप मानने को ये तैयार हैं जो 15 में जो प्रयास हुआ वो अभी तक सफल नहीं हो पाया? नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं इसको प्रशंसक के तौर पर, योग प्रोफेशनल के तौर पर मेरी सीमाएं सिर्फ इतनी है, वो प्रयास चल रहा है, उसमें और नहीं सर ठीक है, आपकी लिमिटेशन मैं समझ रहा हूँ। लेकिन 2015 में जिस उम्मीद के साथ, क्योंकि हमारी बातें लगातार सभी साधकों और सभी लोगों से होती रही, तो 2015 में जितने रोजगार थे आज के डेट में मैं आपको बता दूं जो उससे कम है, बढ़े नहीं है। मैं आपको दूसरा आपको उदाहरण दूं, जो क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं कहने को, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा एक योग के साथ और एक हास्यास्पद घटना घटी। मोदी जी को नहीं पता है, मैं इस बात से सहमत हूं। राजनीतिक दल को इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए घटना घटी, और ये घटना जानबूझ के योग को खत्म करने के प्रयास के लिए घटी। वो घटना ये है जो आयुष वेलनेस सेंटर के अंदर योग प्रशिक्षक की नियुक्ति होती है, जिसमें महिलाओं को 5,000 रुपया और पुरुषों को 8,000 रुपये किस आधार पे? तो उसमें आधार देते हैं 2 घंटा कम, क्योंकि महिला पीरियड्स के लिए होती हैं, इसलिए उस समय वो नहीं कर सकते हैं। ये कोई आधार हो सकता है क्या? पहला। दूसरा, योग में उसकी क्वालिफिकेशन जब मैंने देखा तो मुझे लगा जो योग को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कहां? जो योग में कहीं से किसी भी व्यक्ति से बिना बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग में हुए बिना आप किसी भी ट्रस्ट या किसी भी व्यक्ति से 5 साल का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले आइए और आप जमा कर दीजिए, आप योग के टीचर बन जाएंगे। ये तो योग के विध्वंस करने का एक प्रयास है, योग को खत्म करने का प्रयास है, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन योग में तो कुछ तो रखेंगे और केवल एक्सपीरियंस के आधार पर करेंगे, क्योंकि उसमें दिया हुआ है जो 5 साल का अनुभव अगर कहीं से दे तो वो योग के टीचर बन सकता है। तो मेरा एक सवाल इसके अंदर और है, जो अगर कोई मेडिसिन की दुकान करता है, 5 साल नहीं वो 10 साल मेडिसिन की दुकान चला ले, तो क्या उसे हम डॉक्टर मान लेंगे? क्या भारत सरकार उसे डॉक्टर मान लेगी? इस पे आपका क्या विचार?
नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। मैं राष्ट्रीय योग संस्थान का एक अभिन्न हिस्सा हूँ, निश्चित रूप से उस पर और उसकी नीतियों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रख सकता हूँ। जहाँ तक मंत्रालय है, मंत्रालय की बहुत सी स्कीम्स के बारे में पूरी जानकारी ना होने से उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, एक बात। किंतु इसके साथ साथ मैं ये भी बात कह रहा हूँ, यदि बात उतनी अक्षरशः सही है जो आप कह रहे हैं, तो ये जो मानदेय है निश्चित रूप से कम है। मैं इसको रिवाइज करके और एक सम्मानजनक राशि की अपेक्षा करता हूँ। बिल्कुल। और उसके लिए निर्धारित योग्यताओं का मानदंड भी इतना सटीक होना चाहिए कि जिसमें अच्छे प्रोफेशनल आए। बिल्कुल, क्योंकि अच्छे प्रोफेशनल आने से हमारी योग विद्या संरक्षित होगी। प्रोफेशनल्स यदि हमारे अच्छे नहीं आ पाए तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी इस बारे में अच्छे फीडबैक जाने से उस संबंध में अपने निर्णय को और अच्छा रिवीजन कर सकती है, उस पर विचार कर सकती है, और हम सभी उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आज का बहुत ही हमारा एक अच्छा सा रहा और आपने बहुत कीमती समय हमारे लिए दिया। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। और मैं इस बात को एक बार फिर अंत में कहना चाहता हूँ, क्योंकि बतौर योग प्रोफेशनल हम स्वतंत्र हैं, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र भी हैं और जिम्मेवार भी हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं वो प्रयास योग समाज बहुत एक उम्मीदों से आपको देख रहा है। तो बिना मतलब रुके हुए अनवरत तरीके से इस अभ्यास को खूब आगे ले जाइए और बाकी जगह भी जहाँ तक संभव हो सके इसको फैलाइए। और योग प्रोफेशनल, योग साधक की सदैव शुभकामनाएं आप सभी के साथ। इसमें सर ये है जो, क्योंकि ये तो राजनीतिक स्तर पे ही, जैसे हमने दिल्ली में किया तो दिल्ली में उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का एक बड़ा योगदान रहा। जैसे हम पंजाब में कर रहे हैं तो पंजाब में यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान सर का बहुत ही बड़ा योगदान है। इस पूरे प्रोग्राम अगर चल रहा है तो उनकी मतलब पैनी नजर भी रहती है। और मेरा ये सौभाग्य रहा है, जब भी उनसे मिला उनका ये रहता है जो हर पंजाब के हर पिंड तक कब पहुंच रहे हो। तो बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना अगर हम ये चाहेंगे योग के इस प्रोग्राम को कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या हम सारे सफल हो जाएं, ये संभव नहीं है। तो इसमें हमारा सौभाग्य रहा है जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी का बहुत ही इसमें योगदान है, इस पूरे प्रोग्राम को चलाने में उनका योगदान है और पूरी सरकार का योगदान है। सरकार ने बहुत ही खुले मन से योग को अपनाया और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है यहाँ के जो आम जनता है, पंजाब के जो लोग हैं, जो हम लोग अभी काम भी कर भी रहे हैं, उनकी भी एक बहुत ही खुले हृदय से योग को अपना रहे हैं। और वर्तमान में 3200 से ज्यादा क्लासेज हमारे पूरे पंजाब में चल रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग आज भारत में 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ किसी राज्य में अगर योग कर रहे हैं तो वो पंजाब में कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। और 600 साढ़े 600 से ज्यादा योगियों को, योग से जुड़े लोगों को रोजगार हम लोगों ने दे चुका है। तो ये सरकार की प्रयास है। ये मतलब इसी तरह से अगर भारत सरकार भी करे या अन्य सरकार भी करे तो ये सराहनीय कदम है, उसका हम लोग खुले दिल से स्वागत करेंगे। जी, निश्चित रूप से आपकी बात का समर्थन है और ये मंगल कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि सरकार का ध्यान इस ओर भी जाए और एक सकारात्मक पहल जिन राज्यों में नहीं हो सकी वहाँ भी योग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने, एक नीति बने और रोजगार परक योग शिक्षा वहाँ भी लागू हो जाए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सब प्रयास के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अब हम नेक्स्ट किसी एक महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ मिलेंगे और लगातार यह सीरीज चलता रहेगा। आप लोग जहां से भी देख रहे हो अपनी कमेंट्स, अपना सब्सक्रिप्शन जो भी आप कर सकते हैं, जो भी सहयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस पूरी शो को देखने के लिए। जी, नमस्कार।